An observer start moving with uniform acceleration a towards a stationary sound source emitting a whistle of frequency n. As the observer approaches the source, the apparent frequency heard by the observer varies with time. तो सिचुएशन ये है इसमें कि ये एक सोर्स है, मान लिया एन फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहा है ये, और एक ऑब्जर्वर है जो उसकी तरफ मूव कर रहा है, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है। v इज इक्वल टू ए टी हम लिखेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बनेगी। तो जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी वो सुनेगा, एन डैश नाम रखते हैं उसका, तो वो हो जाएगा एन टाइम्स v प्लस वी ओ अपॉन वी, और वी ओ की वैल्यू 80 है, तो ये जाएगा एन टाइम्स v प्लस 80 अपॉन वी। अगर हम इसको डिवाइड भी कर दें v से, तो ये एन टाइम्स 1 प्लस 80 अपॉन वी आ जाएगा। ठीक, यानी अगर हम t की वैल्यू 0 डालेंगे तो जो शुरुआत में उसको फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही होगी वो एक्चुअली सुनाई दे रही होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा? आंसर इसमें बनेगा बी पार्ट, और लीनियरली बढ़ रही है टाइम के साथ। ये जो फ्रिक्वेंसी है एन डैश अपरेंट फ्रिक्वेंसी टाइम के साथ कैसे बढ़ रही है? लीनियरली बढ़ रही है। बढ़ तो इसमें भी रही है डी पार्ट में, बट ये कुछ क्वाड्रेटिक टर्म में बढ़ रही होगी, कुछ पैराबोला जैसा दिख रहा है, तो ये टी स्क्वायर के साथ बढ़ रही होगी, बट ये यहाँ पे कैसे बढ़ रही है इक्वेशन में? लीनियरली। इसलिए आंसर क्या बनेगा इसका? बी पार्ट। और ए में तो बढ़ ही नहीं रही है, ए में तो कांस्टेंट है, और सी में तो बहुत ही अजीब कर दिया उन्होंने, वहाँ पे तो डिक्रीज करा दी। तो डिक्रीज तो नहीं होगी क्योंकि वो स्टेशनरी साउंड सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्वेंसी तो उसको ज़्यादा ही सुनाई देगी एक्चुअल से। A man is standing on a railway platform listening to a whistle of engine that passes the man at constant speed without stopping. सिचुएशन ऐसी है कि एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है और उसके बिल्कुल बगल से एक ट्रेन निकल के ऐसे जा रही है। तो जब ट्रेन उसकी तरफ आ रही होगी तो उसको एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दे रही होगी, और जब ट्रेन क्रॉस करके निकल जाएगी तो एकदम सडन चेंज होगा और एक्चुअल से कम सुनाई देगी। तो पहली बात तो वाई एक्सिस पे फ्रिक्वेंसी कर लेनी है सारे ग्राफ्स में, और आंसर आपका बनेगा ए पार्ट। इसमें एक्चुअल फ्रिक्वेंसी कहीं यहाँ होगी एफ नॉट, ये होगी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी एफ नॉट। तो जब ट्रेन उसके पास आ रही होगी तब उसको एक्चुअल से ज़्यादा सुनाई देगी, और ट्रेन उससे दूर जाएगी तो एक्चुअल से कम सुनाई देगी। कांस्टेंट सुनाई देगी, वेरिएबल नहीं सुनाई देगी, बट जब वो पास आ रही होगी ट्रेन तब एक्चुअल से उसको ज़्यादा सुनाई देगी, और जब ट्रेन निकल जाएगी तो एक्चुअल से कम सुनाई देगी। ठीक है, ये ग्राफ तब है जब पर्सन ट्रेन जिस लाइन पे आ रही है बिल्कुल उसके बहुत क्लोज खड़ा है, दूर नहीं खड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेन यहाँ आ रही है पर्सन यहाँ खड़ा है, यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल पास खड़ा है, तब ये सडन चेंज होगा ए पार्ट। An observer approaches towards a stationary source of sound at constant velocity and recedes away at the same speed. The graph of the wavelength observed with time. ठीक है, तो ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें वाई एक्सिस पे जो है वो वेवलेंथ है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो वेवलेंथ और टाइम के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, अब करें ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है स्टेशनरी सोर्स की तरफ। मान लिया ये स्टेशनरी सोर्स, अब यहाँ बहुत खास बात है जो ध्यान से समझनी है आपको। ये सोर्स रेस्ट में, और ऑब्जर्वर जो है वो इसकी तरफ आ रहा है, फिर इससे पास होके फिर इससे दूर की तरफ चला जा रहा है। ये है सिचुएशन, और ग्राफ पूछ रहे हैं वेवलेंथ का। ठीक, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक सोर्स मूव नहीं करता है तब तक वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। फ्रिक्वेंसी बदल जाती है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन जब तक सोर्स मूव, ये आपको ध्यान रखना है, जब तक सोर्स मूव नहीं करेगा तब तक वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आता है वो वेलोसिटी की वजह से आता है। ऑब्जर्वर उसके पास जा रहा है, ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है, तो जब पास जा रहा है तब ज़्यादा वेव्स कलेक्ट कर लेगा, दूर जा रहा है तो कुछ वेव्स छूट जाएंगी उससे, तो फ्रिक्वेंसी अपरेंट फ्रिक्वेंसी एक्चुअल से पहले केस में ज़्यादा आएगी, दूसरे केस में कम आएगी, कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी। लेकिन जब तक सोर्स मूव नहीं करेगा तब तक वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। तो उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी पार्ट। वेवलेंथ सिर्फ तभी मॉडिफाई होती है जब कौन मूव कर रहा हो? सोर्स मूव कर रहा हो। A curve is plotted
to represent the dependence of the ratio of the received frequency f to the frequency f naught emitted by the source on the ratio of the speed of observer VAB to the speed of sound V sound। ठीक है, अब यहाँ किस किस का ग्राफ दिया, ये दिया apparent अपॉन एक्चुअल, ये है वाई एक्सिस पे, और ऑब्जर्वर की स्पीड OB है अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इसके साथ दिया गया। और सिचुएशन ये है, इन ए सिचुएशन इन विच ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ये सोर्स है रेस्ट में है और ऑब्जर्वर उसके पास जा रहा है। तो पहले इक्वेशन तो बना लें, तो एफ होता है एफ नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड से डिवाइड कर देते हैं, इधर एफ को यहाँ ले आते हैं, तो एफ अपॉन एफ नॉट ये तो हो गया वाई एक्सिस पे, इज इक्वल टू 1 प्लस और वी ऑब्जर्वर अपॉन बी साउंड, ये बनेगी इक्वेशन। तो ये है वाई एक्सिस पे और ये है आपका एक्स एक्सिस पे, तो इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिस इज द इक्वेशन। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y आना चाहिए 1, वो सिर्फ एक ही में है, वो है आपका ए पार्ट। और जब हम x की वैल्यू डालेंगे 1 तो y आएगा 2, वो भी यहाँ दिख रहा है, x की वैल्यू जब हम डाल रहे हैं 1 तो y आ रहा है 2। तो आपको समझ में आ गया होगा, ए पार्ट आंसर बनेगा इसका। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं टू पैसेंजर ट्रेन्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ईच अदर, वन ऑफ देम ब्लोज ए विसल ऑफ 750 हर्ट्ज, if the sound speed is 330 meter per second, then the passenger sitting in the other train after the train crosses each other will hear sound whose frequency will be। क्रॉस करने के बाद की बात चल रही है, दोनों की ट्रेन की स्पीड सेम है, तो क्रॉस करने का बात तो मतलब ये हुई ना फिर कि सोर्स दूर जा रहा है साउंड का इधर, और जो पैसेंजर हैं वो इधर जा रहे हैं, और दोनों की स्पीड 108 है। 108 को अगर कन्वर्ट कर लिया जाए 5/18 से डिवाइड करके, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, और ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई दोनों की, इसकी भी 30 मीटर पर सेकंड है और सोर्स की भी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। अब देख लेते हैं अपरेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी। तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी आएगी आपकी एक्चुअल 750 है, और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 330 माइनस 30, और सोर्स भी दूर जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 330 प्लस 30। तो ये आपका आ जाएगा 750, तो ये हो जाएगा ऊपर 300 बचेगा, नीचे 360 बचेगा। तो अगर हम 30 से डिवाइड करें तो ऊपर 10 आएगा और नीचे 12 आएगा। तो अब आप डिवाइड, ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 750 से तो आंसर ज़्यादा ही आएगा, तो 750 से आंसर ज़्यादा यहाँ दो हैं, एक 800 है एक 900, तो आप ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं विद व्हाट वेलोसिटी एन ऑब्जर्वर शुड मूव रिलेटिव टू द स्टेशनरी सोर्स सो दैट हियर साउंड ऑफ डबल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से डबल सुननी चाहिए। तो इसका मतलब उसके पास ही जा रहा होगा, तो कितनी स्पीड से जाएगा, सोर्स तो स्टेशनरी है तो नीचे तो VS आ जाएगा और नीचे तो V आएगा सिर्फ, ऊपर V प्लस VO आएगा। तो आपको फ्रीक्वेंसी डबल करनी है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डबल होना चाहिए। न्यूमरेटर डबल होने का मतलब है V0 भी V के बराबर होना चाहिए, तो V प्लस V 2V ओके और 2 डबल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये टर्म 2V होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब V0 आपका V के बराबर, यानी पर्सन को, ऑब्जर्वर को स्पीड ऑफ साउंड से ही सोर्स के पास जाना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड टुवर्ड्स द सोर्स, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एमिटिंग ए नोट ऑफ 1000 हर्ट्ज, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर व्हाइल द सोर्स इज अप्रोचिंग हिम एंड आफ्टर इट क्रॉसेज हिम। रेशियो पूछ रहे हैं, तो जब अप्रोच कर रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेट्स से f1, तो ये हो जाएगी 1000। ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है तो ऊपर तो हम V लिखेंगे और नीचे लिखेंगे V, और ऑब्जर्व सोर्स उसकी तरफ जा रहा है, अप्रोचिंग स्टेशनरी ऑब्जर्वर को सोर्स अप्रोच कर रहा है, तो V माइनस 20। और जब दूर निकल जाएगा तो F2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000 टाइम्स V अपॉन V प्लस 20। अब हमें इनका रेशियो निकालना है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी मान लें, तो हम ऐसा करते हैं 330 मान लेते हैं,
अभी पता नहीं 330 से आंसर आएगा कि 340 से आंसर आएगा, आप चेक कर लेते हैं। चलो फिर, तो ये आने वाला है F1/F2, तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, ये बचने वाला है V+20/V-20। एक एक करके ट्रायल लेते हैं। अगर मैंने 300 डाली, 330 डाली, तो ये ऊपर 350 हो जाएगा और नीचे 310 हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता ये कोई रेशियो आने वाला है। ठीक है, अगर मैंने 300 डाली तो ऊपर 320 हो जाएगा और नीचे 280 हो जाएगा। क्या 320 280 हो सकती है डिवाइड? 320 और 280, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 8/7, 8/7 आ रहा है। एक चीज़ भी तो हम कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व बाई स्टेशन ऑब्जर्वर वाइल द सोर्स इज अप्रोच कर रहा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा ही होनी चाहिए, और निकल जाएगा तो कम ही होनी चाहिए, यानी आंसर 1 से बड़ा होना चाहिए, और 1 से बड़ा यहाँ एक ही आंसर है, दैट इज ए पार्ट, सो द आंसर इज ए पार्ट। खत्म कहानी। जब अप्रोच करेगा सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ तो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर को ज़्यादा ही सुनाई देगी, और जब रिसीड करेगा तो कम सुनाई देगी, तो आंसर 1 से बड़ा ही आना चाहिए, और 1 से बड़ा यहाँ और कोई आंसर ही नहीं है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्या कैलकुलेट करना, ठीक है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चल रहा है क्या साउंड की स्पीड क्या लेनी है। A table is revolving on its axis at 5 revolution per second and sound source of frequency 1000 Hz is fixed on the table at 70 cm from the axis। ठीक, इस तरह की सिचुएशन है। ये टेबल है, ये सेंटर है, और यहाँ पे ये साउंड का सोर्स है जो फिक्स किया हुआ है हमने। कितने सेंटीमीटर दूर है? 70 सेंटीमीटर। ये आर पता है आपको, और कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो ओमेगा भी दिया है, और मिनिमम फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं कब, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल। कोई पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे और उसको मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी सुनाई देगी? तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी तब सुनाई देगी जब आपका सोर्स जो है वो इस पॉइंट पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, और ये अपने ओमेगा इंटू आर वेलोसिटी से उससे दूर जा रहा होगा, और जब वो दूर जा रहा होगा तब ऑब्जर्वर को मिनिमम फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी, और वो मिनिमम होगी कितनी? तो वो मिनिमम हो जाएगी F0, 1000 है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में, तो ऊपर तो 352 ही लिखेंगे, 352, और नीचे लिखेंगे 352 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स Vs, और Vs की वैल्यू कितनी है? तो Vs की वैल्यू है ओमेगा आर। ओमेगा दिया है 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो इसको लिखोगे 5 × 2π रेडियन पर सेकेंड, और आर कितनी है? आर है आपकी 70 सेंटीमीटर यानी 0.7, तो ये 7π हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको सारी वैल्यूएं डालनी है, आराम से सॉल्व करना है, आपको आंसर मिलेगा। दूर जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी 1000 से कम ही सुनाई देगी। अब 1000 होगी नहीं, 1066 भी नहीं होगी, 941 ही आंसर बनेगा, क्योंकि इतना कम नहीं सुनाई देगी कि 352 हो जाए। तो बिना कैलकुलेट करे आप आंसर सी पार्ट मार सकते हो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ए सोर्स ऑफ साउंड हैव फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज, और वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर और वॉल के बीच में है, और वॉल की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। डायग्राम बनाएंगे। ठीक, ये मान लिया दीवार है, और यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है और वॉल भी रेस्ट में है, और एक साउंड का सोर्स है, और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से दीवार की तरफ। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कितनी एमिट कर रहा है? 550 हर्ट्ज। अब सवाल ये है कि बीट्स कितनी सुनाई देंगी। अब बीट्स का मतलब क्या हुआ वो समझो। तो एक तो फ्रिक्वेंसी इसको डायरेक्ट यहाँ से सुनाई देगी, और एक दीवार से टकरा के सुनाई देगी। उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो बीट्स हो जाएंगी। तो पहले ये देखते हैं डायरेक्ट इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है। इसका नाम मैं F1 रख लेता हूँ। चलो, डायरेक्ट जो सुनाई दे रही है, तो F1 आपका हो जाएगा 550 नहीं, 500 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज का सोर्स है, तो वो जाएगा 500 इंटू,
ऑब्जर्वर तो रेस्ट में ही है तो 332 ही लिखेंगे वहाँ पे, और सोर्स जो है वो दूर जा रहा है तो ये आ जाएगा 332 माइनस 2। ठीक, पहले इसको थोड़ा सा सेटल करेंगे। तो इसमें मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के मूड में हूँ क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड फ्रिक्वेंसी 332 के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऊपर नीचे अगर हम 332 को उससे डिवाइड कर लेंगे तो 1/1 माइनस 2/332 आ जाएगा। इस वाले फैक्टर को अगर ऊपर लेके आएंगे तो ये आपका आ जाएगा 500 टाइम्स 1 प्लस 2/332, 2 को 332 से डिवाइड करेंगे तो 1/166 ये बनेगा। बस इतना ही सॉल्व करना है, इससे आगे नहीं। ये F1 फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब दूसरी फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी, तो दूसरी साउंड जो दीवार से टकरा के इस तक वापस आएगी। तो जरा पहले देखते हैं दीवार को फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई देगी, वॉल को फ्रिक्वेंसी क्या सुनाई देगी। जो वॉल को फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी वही इस पर्सन को सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वॉल और पर्सन के बीच में किसी भी तरह कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है, कोई मोशन ही नहीं है। तो ऑब्जर्वर सोर्स जब दीवार के पास जा रहा है तो दीवार को एक्चुअल से ज़्यादा सुनाई देगी, लेकिन जो दीवार को सुनाई देगी वही पर्सन को सुनाई देगी, क्योंकि दीवार से जो रिफ्लेक्ट होकर पर्सन तक पहुंचेगी और उसके बीच में कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं है। ये सबसे जरूरी बात है जो समझनी है यहाँ पे। तो दीवार को क्या सुनाई देगी, लेट से F2 हो जाएगा तो वो हो जाएगा 500/330। हाँ, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। सोर्स जब दूर जा रहा है, सोर्स जब दूर जा रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देगी तो ये हो गया प्लस। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, ये माइनस। आप अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि सर ने गलती कर दी, माइनस। तो अब जरा देखते हैं जब ये दीवार को क्या सुनाई देगी, तो ये हो जाएगा 332/332 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 आएगा। तो इसका आंसर वो आएगा जो पहला वाला था, यानी 500 इंटू 1 प्लस 1/166, ये बनेगा। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस जो होगा वही बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर हम F2 माइनस F1 करेंगे, यहाँ पे F2 बड़ी फ्रीक्वेंसी, F2 माइनस F1 अब करेंगे यहाँ पे, तो F2 में से जब F1 माइनस करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 टाइम्स 500/166 बचना चाहिए। ये जो दूसरा वाला फैक्टर है बस वो बचेगा 2 बार। तो ये आपकी आ गया 1000/166, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 हर्ट्ज के आसपास आपको आंसर मिलेगा, अराउंड 6 हर्ट्ज के आसपास। तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। और इसमें सबसे जरूरी बात क्या थी कि जो फ्रिक्वेंसी दीवार को सुनाई देगी वही पर्सन को सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि दीवार और पर्सन के बीच में किसी भी तरह का कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है। A motor car blowing a horn of frequency 124 vibration per second and moves with a velocity of 72 km/h towards a tall wall. The frequency of the reflected sound heard by the driver will be। ठीक है, अभी दूसरा सेटअप ये समझना है ध्यान से। यहाँ एक वॉल है बीच में, और एक मान लीजिए कार है, ये मूव कर रही है और इसने कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट करी, लेट से F0। तो सवाल ये होता है कि अगर मान लिया v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से मूव कर रही है, u मान लेता हूँ, तो ये इसकी जब साउंड रिफ्लेक्ट होकर इसी को ड्राइवर सुनाई देगी तो क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो इसको हम मिरर इमेज वाले कंसेप्ट से करते हैं। इसमें हम ये मानते हैं कि जो इको सुनाई दे रही है वो उसके पीछे वैसी ही एक कार है जो मूव करती हुई आ रही है उसी स्पीड से, और उसने वही फ्रीक्वेंसी एमिट करी है F0। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी इस ड्राइवर को सुनाई देगी वो वही होगी जो कि अपनी रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो बस लिख देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, F apparent इज इक्वल टू F0। अब ये बनेगा सोर्स और ये बनेगा ऑब्जर्वर। ऑल्दो उसी की आवाज़ दीवार से टकरा के सुनाई दे रही है, लेकिन वो उसको ऐसे फीलिंग आएगी कि उधर से किसी गाड़ी ने हॉर्न बजाया वो मैं सुन रहा हूँ। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना होता है और उससे सही रिजल्ट आता है एकदम। ठीक, तो हम ये मानेंगे दीवार के पीछे कोई वैसी ही कार है जिसने वैसा ही हॉर्न बजाया और वो फ्रिक्वेंसी इस ड्राइवर तक आ रही है और वही अपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी और वो सही आंसर आता है। इसको हम मिरर इमेज कंसेप्ट कह देते हैं कि जैसा ये कार इधर है वैसी कार इधर मान के सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली कार बन जाएगी सोर्स और ये वाली कार बन जाएगी ऑब्जर्वर। ठीक, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा v। अब ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ जा रहा है तो v प्लस u, और सोर्स भी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो v माइनस u।
ये आंसर बन जाएगा। अब सारी वैल्यू डालनी है आपको, सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। एफ नॉट है 124 हर्ट्ज, वी आपको दिया है 330, और यू जो है 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो +20 और नीचे आ जाएगा 330 -20, तो ऊपर 350 हो गया, नीचे 310 हो गया। सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा 124, ऊपर आपका 350 है और नीचे 310 है। An observer is standing at a station observed frequency 219 Hz when a train approaches and 184 Hz when the train goes away from him. साउंड की वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व हो जाएंगी। जब ट्रेन उसके पास आ रही तो 219 हर्ट्ज सुनाई दे रही, तो 219 हर्ट्ज बनेगी एफ नॉट। ऑब्जर्वर तो भाई रेस्ट में ही था तो 340 लिखा जाएगा, और ट्रेन उसके पास आ रही थी तो 340 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वीटी लिख दे रहा हूँ। पहली इक्वेशन ये बन गई। जब ट्रेन उसके पास से निकल के जा रही है तो 184 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एफ नॉट, और ये हो गया आपका 340 अपॉन 340 प्लस वीटी। अब दोनों इक्वेशंस को पहले डिवाइड कर लो ताकि वीटी निकाल लो, वीटी आ जाए तो वीटी की वैल्यू वापस डाल देना ताकि फ्रीक्वेंसी मिल जाए। Two sirens situated 1 kilometer apart are producing a frequency of 330 Hz. An observer start moving from one siren to the other with a speed of 2 meter per second. If the velocity of sound is 330 meter per second, what will be the beat frequency heard by the observer? तो सिचुएशन ये है कि इसमें एक सायरन तो ये है, कितनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, 330 हर्ट्ज, दोनों ही 330 वाले हैं, और दूसरा सायरन ये है, ये भी 330 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक पर्सन बीच में चल रहा है, एक सायरन की तरफ जा रहा है, एक से दूर एक के पास, 2 मीटर पर सेकंड से। तो क्या होगा क्या कि उसको इस सायरन की फ्रीक्वेंसी 330 से ज़्यादा सुनाई देगी और इसकी फ्रीक्वेंसी 330 से कम सुनाई देगी, तो बीट्स सुनाई दे जाएंगी। बीट्स ही पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो इसको जो इसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी F1 वो हो जाएगी 330 इंटू, इस साउंड की स्पीड भी 330 माननी है, +2 अपॉन 330, और दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, तो सुनाई देगी 330 इंटू 330 -2 अपॉन 330, और इनका जो डिफरेंस होगा यही बनेगी बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये 330 से 330 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 330 से 330 कैंसिल आउट होगा, तो आंसर आएगा 4 बीट्स पर सेकेंड। बी पार्ट। इसमें क्या, एक स्मॉल सोर्स है साउंड का, सर्कल में मूव कर रहा है, और एक पर्सन जो है ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट ओ, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है। N1, N2 और N3 आर द फ्रीक्वेंसी हर्ड व्हेन द ऑब्जर्व सोर्स इज एट A, B एंड C। जब सोर्स A पे है तो फ्रीक्वेंसी N1 सुनाई दे रही है। अब A पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सोर्स उससे दूर जा रहा है, तो N1 सबसे कम होनी चाहिए, और जब B पे होगा तो सोर्स उसके पास आ रहा है तो N2 सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और जब C पे होगा तो सबसे क्लोज तो है तो इंटेंसिटी तो मैक्सिमम होगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो NB की फ्रीक्वेंसी होगी, उससे कम होगी सी की फ्रीक्वेंसी, सी की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, और सबसे कम होगी ए की फ्रीक्वेंसी। तो आप देख लेना कौन 1, 2, 3 है, उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। A source of sound as if having a frequency 256 Hz is moving rapidly towards a wall with a velocity of 5 meter per second. Speed of sound दी है, the observer is between the wall and the source. Then beats per second heard will be। अब ध्यान से सुनना डायग्राम क्या है। तो ये है एक दीवार जो कि स्थिर खड़ी हुई, और एक पर्सन है उसके बीच में खड़ा है, और इधर से एक साउंड का सोर्स है जो कि दीवार की तरफ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकंड से। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि एक तो साउंड की वेव पर्सन तक डायरेक्ट पहुंचेगी, और एक साउंड की वेव दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। अब इन दोनों में अगर जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा वही बीट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, ठीक। तो पर्सन को फ्रीक्वेंसी, मैं सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ, जो पर्सन को फ्रीक्वेंसी अपरेंट सुनाई देगी F डैश, क्या वही फ्रीक्वेंसी दीवार को नहीं सुनाई देगी?
क्योंकि पर्सन भी रेस्ट में है, दीवार भी रेस्ट में है। पर्सन की तरफ भी साउंड का सोर्स आ रहा है 5 की स्पीड से, दीवार की तरफ भी साउंड का सोर्स आ रहा है। जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला पर्सन के लिए चलेगा वही वही दीवार के लिए चलेगा। तो पर्सन को जो फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी डायरेक्ट सोर्स से, वही फ्रिक्वेंसी दीवार को सुनाई देगी। और जो दीवार को सुनाई देगी जब वो रिफ्लेक्ट होकर पर्सन तक आएगी तो पर्सन को भी वही सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि पर्सन और दीवार के बीच में कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं है। दीवार और पर्सन दोनों ही रेस्ट में, तो पर्सन को अगर एफ डैश सुनाई दिए तो दीवार को भी एफ डैश सुनाई देगी। और जब वो साउंड की फ्रिक्वेंसी साउंड रिफ्लेक्ट होकर पर्सन तक आएगी तो वो फिर से एफ डैश सुनाई देगी। यानी पर्सन को दोनों साइड से सेम फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी। तो नंबर ऑफ बीट्स विल बी 0, कोई बीट नहीं सुनाई देगी आपको। ठीक। अब अगर इसको मिरर इमेज वाले कंसेप्ट से करें तो हम ये मानेंगे कि सोर्स जैसा ही एक और सोर्स है जो दीवार के उधर पीछे से आ रहा है, ऐसे उसी स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से। तो अब पर्सन अगर देखेगा तो पर्सन के लिए ये वाला सोर्स भी 5 से आ रहा है और इधर वाला सोर्स भी 5 से आ रहा है, और पर्सन रेस्ट में ही है। तो जो बड़ी हुई फ्रिक्वेंसी इसकी सुनाई देगी, बड़ी हुई फ्रिक्वेंसी इसकी सुनाई देगी, और सेम ही बड़ी हुई फ्रिक्वेंसी सुनाई देंगी, तो बीट्स विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नोड व्हेन ए लिसनर मूव्स टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स विद ए वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड इज 200 हर्ट्ज। व्हेन ही मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स विद द सेम स्पीड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी 160 है। तो वेलोसिटी ऑफ पूछ रहे हैं साउंड क्या होगी, तो बना लेते हैं। जब उसके पास जा रहा है तो 200 हर्ट्ज है अपरेंट, 200 इज इक्वल टू एफ नॉट, सोर्स तो भाई स्टेशनरी है तो v प्लस 40 अपॉन v, पहली इक्वेशन। और जब उससे दूर जा रहा है तो 160 है एफ नॉट v माइनस 40 अपॉन v। अब आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है तो बहुत ही आसान है, आप क्या करो दोनों इक्वेशन को बस डिवाइड कर दो, एफ नॉट से एफ नॉट कट जाएगा और सॉल्व होके बी आंसर आ जाएगा आपका। मतलब वी आंसर मतलब बी ऑप्शन नहीं आ जाएगा, वी मतलब वी स्पीड ऑफ साउंड आपको मिल जाएगी। The difference between the apparent frequency of a source of sound as perceived by an observer during its approach and recession is 2% of the natural frequency of the source. Velocity of sound दिए 300 और कह रहे हैं सोर्स की वेलोसिटी बताओ, और सोर्स की वेलोसिटी काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द apparent frequency of a source of sound as perceived by an observer during its approach and recession। ठीक है, यानी सोर्स तो आपका रेस्ट में भाई, ऑब्जर्वर पास आ रहा है और दूर जा रहा है, उनमें डिफरेंस 2% का। तो जब पास आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट वी प्लस वी ओ अपॉन वी, जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट वी माइनस वी ओ अपॉन वी, और इनमें डिफरेंस 2% का है। तो इन दोनों को अगर हम माइनस करें और नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 2 आना चाहिए। ये है सिचुएशन। तो ये एफ नॉट ये कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आया v प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इज इक्वल टू 2/100। तो v अगर हम एलसीएम ले लें, है ही एलसीएम वैसे तो ये ऊपर 2v नॉट आ जाएगा और ये 2/100 आया आपका। अब साउंड की स्पीड दी है 300, तो ये तो हो गई 300। अब ये 300 है तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो ऑब्जर्वर की स्पीड आ रही है वो 3 मीटर पर सेकंड आ रही है। बी पार्ट, दो कार मूव कर रही हैं परपेंडिकुलर रोड्स पे, उनकी स्पीड दी है 72 और 36। 72 20 मीटर पर सेकंड होता है, 36 10 मीटर पर सेकंड होता है, और एक कार ने हॉर्न बजाया 280 का, और फ्रीक्वेंसी हर्ड बाई सेकंड ड्राइवर। जब लाइन कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री विद द रोड्स। ठीक है, लाइन जॉइनिंग द कार्स मेक 45 डिग्री विद द रोड्स। तो बना लेते हैं डायग्राम। ये क्रॉस रोड्स हैं इस तरह से, और एक कार मान लिया यहाँ है और एक कार मान लिया यहाँ है, और इनकी जो लाइन जॉइनिंग है वो 45 का एंगल बना रही है इस तरह से। ये जो लाइन जॉइनिंग है ये 45 का एंगल बना रही है। अब एक कार मूव कर रही है, अच्छा टुवर्ड्स से क्रॉसिंग आ रही है, मतलब ये कार इधर आ रही है टुवर्ड्स द क्रॉसिंग, तो एक कार की स्पीड है 72 का मतलब 20 मीटर पर सेकंड, और दूसरी कार की स्पीड है 36 का मतलब 10 मीटर पर सेकंड। अब हॉर्न किसने बजाया ये थोड़ा देख लेते हैं।
फर्स्ट कार ब्लोज ए हॉर्न ऑफ 280 हर्ट्ज, इसने बजाया हॉर्न, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी एफ नॉट 280 हर्ट्ज का। तो इसको क्या एपरेंट फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी ये पूछ रहे हैं, एफ डैश। तो सबसे जरूरी बात है कि जो वेलोसिटीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी डॉपलर इफेक्ट में, वो लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर की तरफ होती हैं। तो ये वाली वेलोसिटी जो इधर आएगी वो आ जाएगी 20/√2 यानी 10√2, और ये आ जाएगी 10/√2 मतलब 5√2। ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ सोर्स और ये बनेगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या लिसनर। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट तो 280 है, इनटू साउंड की स्पीड कितनी लेके चलनी है, साउंड की स्पीड लिखी ही नहीं है इन्होंने, वी रहने देता हूं मैं फिर, ठीक है। पास आ रहा है सोर्स, नहीं पहले ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर उसके पास जा रहा है तो प्लस वी ओ प्लस 5√2, और वी और सोर्स भी उसके पास आ रहा है तो माइनस 10√2। अब यहाँ समस्या ये है कि स्पीड कितनी मानी जाए, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से आंसर आएगा। अब तो आप 330 मान के देख लेना, अब कैलकुलेट आपको खुद ही करना है। और वैल्यूज़ के लिए थोड़ा सा ही समझ सकते हो, 5√2 जो है उसको 7 मान लो और 10√2 को 14 मान लो, इसको 7 इसको 14, ठीक है। और 330 या 340 लेके कर लो, 340 350 भी ले सकते हो आप, उसी हिसाब से आंसर चेंज होगा, ठीक है। तो वो अब इनको देना चाहिए वैसे साउंड की स्पीड, तब ज़्यादा ठीक होता है। आगे करते हैं हम, इसमें कह रहे हैं पुलिस कार मूव कर रही है 22 की स्पीड से, चेजेज ए मोटरसाइकिलिस्ट, देन द पुलिसमैन साउंड हिज हॉर्न एट 176 हर्ट्ज व्हाइल बोथ ऑफ देम मूव टुवर्ड्स ए स्टेशनरी सायरन। दोनों एक स्टेशनरी सायरन की तरफ मूव कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी 165 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल इफ इट इज गिवन दैट ही डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट्स, ठीक है। यानी पुलिस की कार की जो फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई दे रही है, पुलिस की कार की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो 176 है, तो उसको जो पुलिस की कार की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है वही सायरन की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। बना लेते हैं, तो पहले सायरन की फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी तो वो लिखते हैं। तो 16 सायरन तो रेस्ट में, तो 165 इंटू वी, सायरन तो रेस्ट में बट ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है, तो वी प्लस वी ओ, और वी ओ की स्पीड ही हमें निकालनी है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट, मैं इसकी स्पीड वी एम मान लेता हूँ, मोटरसाइकिलिस्ट की स्पीड वी एम, तो ये हो जाएगा प्लस वी एम, और यही फ्रीक्वेंसी उसको किसकी सुनाई दे रही है, पुलिस कार की। अब पुलिस कार की कितनी हो जाएगी, तो 176 तो एक्चुअल है। अब पुलिस कार उसके पास आ रही है, पास आ रही तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए, तो v माइनस वी पी लिख देता हूँ, और वो पुलिस कार से दूर भाग रहा है, दूर भागने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, और कम होने के लिए फिर क्या लिखोगे, v माइनस वी एम, ये बनेगा। अब इसमें सॉल्व करने के लिए पुलिस की स्पीड तो दी है 22 मीटर पर सेकेंड, और पर्सन की स्पीड आपको फाइंड करनी है, जो मोटरसाइकिल पे उसकी स्पीड फाइंड करनी है, चेज चल रहा है यहाँ पे, ठीक। अब सवाल ये है कि साउंड की स्पीड कितनी ली जाए, तो साउंड की स्पीड आप 330 ले लो, 330, ठीक है, और आपको एक आंसर मिल जाएगा। A stationary observer receives sonic oscillation from two tuning forks, one of which approaches and other recedes with the same speed. एक उसके पास आ रहा है किसी स्पीड से, दूसरा उससे दूर जा रहा है उसी स्पीड से, और बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज आ रही है। तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 680 हर्ट्ज है, तो जो पास आ रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, तो वो हो जाएगी 680 इंटू 3, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में ही है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सोर्स उसके पास आ रहा है तो 340 माइनस स्पीड ऑफ सोर्स ये, और जो दूर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 680 इंटू 340 अपॉन 340 प्लस स्पीड ऑफ सोर्स, और इनका जो डिफरेंस है वो कितने हर्ट्ज है, वो 2 हर्ट्ज है, ये है। तो बस सारी वैल्यू है ही आपके सामने, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सॉल्व होगा और आपको एक आंसर मिलेगा।